चुपचाप चलती जा रही थी। पूर्णिमा की रात की वजह से चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वृंदा अपने कदमों की रफ्तार को धीरे धीरे और तेज करती जा रही थी। चलते चलते वृंदा एक आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर एक साधु बाबा हवन कुंड के आगे बैठकर तेज तेज मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। वृंदा जल्दी से अपनी मिट्टी की गाय को हवन कुंड के एक तरफ रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आपने जैसा जैसा कहा था साधु बाबा, मैंने सब वैसा वैसा किया। अब इस मिट्टी की गाय का क्या करना है, आप ही मुझे बताएं। थोड़ा सा और धैर्य रखो। अब हम इस मिट्टी की गाय को अब एक चमत्कारी गाय में बदल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। किसी गांव में वृंदा नाम की एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला रहा करती थी। वृंदा के आगे पीछे उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी को खुद ही इधर उधर लोगों के घरों में कामकाज करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। कभी उसे खाना मिल जाता तो कभी उसे भूखे ही सोना पड़ता था, पर इस बात की शिकायत वो कभी भी किसी से नहीं किया करती थी। हर सुबह की तरह आज भी सुबह वृंदा उठी और नहा धोकर उसने मंदिर में पाठ पूजा की, जिसके बाद वो अपने घर के छोटे मोटे कामों में लग गई। तभी उसके घर के दरवाजे पर कमला नाम की एक औरत आती है और आवाज लगाते हुए वृंदा से कहती है, अरे वृंदा काकी, कहाँ हैं आप? हाँ कमला बेटा, बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे मैं ये कहने आई थी कि आज मेरे घर पर मेरी ननद के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो बहुत सारा काम है। अगर आप मेरे घर जाकर थोड़ा सा काम करवा दें तो बदले में मैं आपको 2 वक्त का खाना और थोड़े पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो आप समय से आ जाना। देरी हुई तो फिर खाना और पैसा दोनों ही नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं समय से आ जाऊंगी, चिंता मत करो। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और कुछ वक्त बाद वृंदा अपने घर का काम खत्म करके कमला के घर जाती है। कमला के घर खूब सारे मेहमान आए हुए थे। वृंदा सभी के लिए चाय, नाश्ता, खाना आदि जैसे सारे काम करती है। शाम को सभी मेहमान चले जाते हैं और कमला कुछ पैसे और थोड़ा सा खाना वृंदा को देते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा 2 वक्त का खाना और ये पैसे। वैसे इतना अच्छा काम तो तुमने किया नहीं था काकी, पर कोई बात नहीं, रख लो, मैं समझूंगी कि मैंने किसी को दान दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना भी सोचा, ये भी बहुत है। वृंदा खाना और पैसे लेकर घर पर आ जाती है। दरअसल इस बुढ़ापे में भी वृंदा को किसी के आगे हाथ फैलाकर खाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वृंदा को उसके बुढ़ापे में मेहनत करके अपने हाथों से कमा कर खाना बहुत पसंद था। इसलिए चाहे किसी के भी घर का काम हो या कोई अन्य काम हो, वृंदा हर काम को करने के लिए तैयार रहा करती थी। मेहनत करके कमाई हुई उस रोटी को वृंदा बड़े ही चाव से खाती है और अपना पेट भरकर सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन वृंदा के हालातों में कोई सुधार नहीं आता है। तब बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, पर फिर भी बेचारी अपना पेट भरने के लिए हर दिन काम की तलाश करती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा काम की तलाश में एक ठेले पर पहुंचती है और एक ठेले वाले से बोलती है, बेटा मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लो, मैं तुम्हारे ठेले पर ग्राहकों के जूठे बर्तन धो दिया करूँगी। बदले में तुम मुझे पैसा या कुछ खाना भी दे दोगे ना, तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। ठेले वाला वृंदा की बात सुनकर उसे काम देने से मना कर देता है। वृंदा उस ठेले वाले से लगातार प्रार्थना करती है, पर ठेले वाला उसे काम देने के लिए राजी ही नहीं होता। इस ठेले पर खड़ा एक मधुर नाम का लड़का वृंदा को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही वृंदा वहाँ से जाने लगती है, तभी मधुर उसे रोकते हुए बोलता है, अम्मा रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? तुम कौन हो बेटा, और मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? जी मेरा नाम मधुर है और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप काम की तलाश कर रही हैं। क्या करूं बेटा, इस बुढ़ापे में मेरे आगे पीछे मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लोगों के आगे हाथ फैलाकर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता,
इसलिए मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। लेकिन इतनी उम्र में आपको कोई भी काम नहीं देगा अम्मा। ऐसे तो आप भूखे ही मर जाएंगी। बेटा, अगर किस्मत में भूखे मरना लिखा होगा तो फिर भूखी ही मर जाऊंगी। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है भला। आप चाहें तो मैं आपको काम दिलवा सकता हूँ, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको आपके हक की कमाई भी मिल जाएगी। हाँ बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। अरे ऐसा मत कहिए अम्मा, आपकी मदद करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मधुर वृंदा को अपने साथ एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ ले जाता है, जहाँ पर मधुर भी काम किया करता था। दरअसल मधुर जमींदार के खेतों में खेती बाड़ी उगाने और फसल की रखवाली करने का कार्य किया करता था। मधुर जमींदार से कहकर वृंदा को भी अब अपने साथ खेतों में काम पर रख लेता है। अब वृंदा मधुर के साथ मिलकर खेतों में फसल और रखवाली का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधुर वृंदा से बोलता है, आपको पता है अम्मा, मेरे पास खुद का भी एक खेत है। तो बेटा, उसमें फसल क्यों नहीं करते हो? ऐसे किसी और के खेतों में फसल का कार्य क्यों कर रहे हो? दरअसल मेरे खेत की जमीन खेती करने लायक नहीं है अम्मा। मैंने कई बार उसमें खेती करने की कोशिश की, लेकिन न जाने मेरे खेत की जमीन में ऐसा क्या है जो फसल उगती ही नहीं। आसपास के सभी खेत बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी जमीन में कोई पौधा, यहाँ तक कि घास तक नहीं होती है। ऐसी बात है क्या? तुम मुझे एक बार अपने खेतों में लेकर चलो। वृंदा के कहने पर मधुर उसे अपने खेतों में ले जाता है। वृंदा खेत की मिट्टी को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, लगता है बेटा, तुम्हारे खेत पर किसी ने काली विद्या का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए शायद इस पर कोई खेती नहीं हो पा रही है। पता नहीं अम्मा, मैं इन बातों को मानता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छे साधु बाबा को जानती हूँ। वो गांव के काफी दूर रहते हैं। हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने कहा तो अम्मा, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। बेटा, ना मानने से क्या होता है? अगर भगवान है तो शैतान भी जरूर है। मुझे इस खेत से कोई लगाव भी नहीं है और जल्दी ही मैं इस खेत को बेचने वाला हूँ। अगर तुम्हें बेचना ही है तो ये खेत मुझे बेच दो, मैं इस पर खेती कर लूंगी। अरे आप अकेले इस खेत पे खेती कैसे करेंगी? और वैसे भी ये खेत किसी काम का नहीं है। मैंने जैसा कहा है तुम वैसा कर दो। खेती हो या ना हो वो मेरी जिम्मेदारी है, पर ये जमीन तुम किसी और को मत दो। ठीक है अम्मा, अब आप मेरी दादी की उम्र की हैं। आपसे पैसे लेते हुए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये खेत मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ। आज से ये खेत आपका हुआ। दिन गुजरते चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद मधुर को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो जमींदार के यहाँ से काम छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। वृंदा का भी अब मधुर के बिना जमींदार के यहाँ काम में मन नहीं लगता और वो भी वहाँ से काम छोड़ देती है। इसके बाद वृंदा के दिमाग में मधुर के उस बंजर खेत का ख्याल आता है। वृंदा जल्दी से उस खेत में जाती है और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करके एक कपड़े की पोटली में डाल लेती है, जिसके बाद वो चलते चलते गांव से काफी दूर एक साधु बाबा के आश्रम में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वृंदा सबसे पहले साधु बाबा को प्रणाम करती है और साधु बाबा बोलते हैं, अरे बोलो, किस कार्य से आई हो? मेरे पास एक खेत है बाबा, लेकिन उसमें मैंने खेती करने की बहुत कोशिश करी, पर खेती हो नहीं पा रही है। मैं अपने खेत की मिट्टी लेकर आई हूँ। आप ही देखकर बताइए कि आखिर मेरे खेत में क्या दिक्कत है। इतना कहकर वृंदा मिट्टी की पोटली को साधु बाबा के हाथों में रख देती है। साधु बाबा पोटली में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र जाप करने लगते हैं। इसके बाद साधु बाबा तुरंत आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, इस मिट्टी पर काली विद्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस मिट्टी का ये हाल है। इस पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये मिट्टी
कभी भी फल नहीं देगी। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? इस बुढ़ापे में मेरे पास बस इसी खेत का सहारा है। आप ही बताइए कैसे मैं इस काली विद्या का काट करूं? आने वाले पूर्णिमा की रात को तुम अपनी इसी बंजर मिट्टी की एक छोटी सी गाय बनाना। रात के समय जब पूर्णिमा के चांद का प्रकाश चारों ओर फैला होगा, तब तुम उस मिट्टी की गाय को सबकी नजरों से छुपाकर मेरे पास ले आना। उसके आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। इतना कहकर साधु बाबा वृंदा को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वृंदा साधु बाबा के कहे अनुसार ठीक वैसा ही करती है। आने वाली पूर्णिमा की रात को वृंदा अपने बंजर खेत की मिट्टी से एक छोटी सी मिट्टी की गाय बनाती है और आधी रात का समय होता है। अपनी साड़ी के पल्ले में छोटी सी मिट्टी की गाय को छुपाए हुए वृंदा चुपचाप चलती जाती है। पूर्णिमा की रात की वजह से चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वृंदा अपने कदमों की रफ्तार को धीरे धीरे और तेज करती जाती है। चलते चलते वृंदा साधु बाबा के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर साधु बाबा हवन कुंड के आगे बैठकर तेज तेज मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वृंदा जल्दी से अपनी मिट्टी की गाय को हवन कुंड के एक तरफ रखती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आपने जैसा जैसा कहा साधु बाबा, मैंने सब वैसा वैसा किया। अब इस मिट्टी की गाय का क्या करना है, आप ही मुझे बताएं। थोड़ा सा और धैर्य रखो। हम इस मिट्टी की गाय को अब एक चमत्कारी गाय में बदल देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा आंखें बंद कर वृंदा को भगवान का ध्यान करने के लिए बोलते हैं। लगातार कई घंटे तक मंत्र का उच्चारण चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। साधु बाबा वृंदा को आंखें खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वृंदा आंखें खोलती है तो उसके द्वारा लाई हुई मिट्टी की वो छोटी सी गाय अब वहाँ पर नहीं थी, बल्कि हवन कुंड में थोड़ा दूरी पर एक बहुत ही सुंदर सी सफेद रंग की गाय खड़ी हुई थी, जिसके गले में सोने की घंटी लटक रही थी। तभी साधु बाबा बोलते हैं, ये लो, ये है एक चमत्कारी गाय। इस गाय को तुम अपने इस खेत में ले जाओ। जैसे जैसे इस गाय के कदम उस खेत की मिट्टी को छुएंगे, उस काली विद्या का काट अपने आप हो जाएगा और वो खेत बंजर से खुशहाल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। किंतु याद रहे, किसी को भी इस गाय के चमत्कार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये गाय उस इंसान की जान भी ले सकती है। लालच और छल से गाय पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर वृंदा चमत्कारी गाय को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह से वृंदा चमत्कारी गाय की मदद से खेत में जुताई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो गाय जुताई करके अपने कदम खेत की मिट्टी पर डालती है, वैसे वैसे ही बंजर मिट्टी एकदम बढ़िया मिट्टी में बदलने लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत से आखिरकार खेत में जुताई का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद वृंदा मेहनत के साथ आगे की खेती का काम शुरू करती है। वृंदा खेत के साथ साथ उस चमत्कारी गाय का भी पूरा ध्यान है। देखते ही देखते उस खेत में गेहूं की अच्छी खासी फसल लहलहाने लगती है। पहली फसल की कटाई के बाद वृंदा उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और उस फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख लेती है। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और अब वृंदा के पास उस खेत के अलावा भी बहुत सारी जमीन थी। वो सारे खेतों में अपनी चमत्कारी गाय से ही खेती करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधुर शहर से अपने गांव आता है, तभी वो वृंदा से मिलने के लिए आता है। अब वृंदा के हालात पहले से काफी ज्यादा बदल चुके थे। ये सब देखकर मधुर हैरान हो जाता है। घर के बाहर चमत्कारी गाय मधुर को देख अपने गले की घंटी को तेज तेज बजाने लगती है। वृंदा बाहर आती है और मधुर को देखकर बोलती है, अरे मधुर बेटा, तुम यहाँ? हाँ माँ, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो बस इसीलिए चला आया गांव। आओ आओ, घर के अंदर चलो। अम्मा, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? आपका टूटा फूटा घर इतना अच्छा कैसे हो गया? इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया? बस
ईश्वर की देन है बेटा। और ये गाय, ये क्या आपकी है? हाँ, ये मेरी अपनी गाय है बेटा, मैंने खरीदा है इसे। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बाहर ही सारी बातें करते रहोगे या घर के अंदर भी चलोगे? वृंदा मधुर को अपने घर के अंदर ले आती है। बातों ही बातों में मधुर अपने उस खेत का जिक्र करता है। तभी वृंदा उसे बोलती है, अब तुम्हारा खेत पहले जैसा नहीं रहा बेटा। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था, अब तो वो और भी ज्यादा बेकार हो गया होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बेकार नहीं हुआ, बल्कि हरा भरा हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वो खेत हरा भरा कैसे हो सकता है? बेटा, मैंने उस पर मेहनत की है और मेरी मेहनत से वो हरा भरा हो गया है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। आओ, मैं तुम्हें खेत दिखा कर लाती हूँ। वृंदा मधुर को लेकर उस खेत की तरफ जाती है। अपने खेत में फसल लहलहाती देखकर मधुर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे खेत के साथ साथ वृंदा अपनी बाकी की ली हुई जमीनों के बारे में भी मधुर को सब बताती है। अपने खेत के इस अच्छी सी फसल को देखकर और अम्मा के पास इतना सारा धन देखकर अब मधुर के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे, इस अम्मा ने तो मेरे बंजर खेत में भी हरियाली ला दी। अब तो इस खेत से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे शहर में रहकर नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इस अम्मा ने कौन सा मुझे खेत का पैसा दिया था? अरे, मैंने अपनी खुशी से दी थी। अब मैं उनसे ये खेत वापस छीन लेता हूँ। ऐसे ही ये सब सोचते सोचते हुए मधुर वृंदा से बोलता है, अब से आपको इन खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं आपसे अपना खेत वापस ले रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये खेत तो तुमने मुझे दिया था ना, अब ये खेत तो मेरा है। अरे, तो आपने कौन सा इस खेत का मुझे मूल्य दिया था? मैंने अपनी खुशी से आपको ये दिया था और अब मैं अपनी खुशी से आपसे वापस मांग रहा हूँ। आपका इस पर कोई कानूनी हक थोड़ी ना है। ठीक है बेटा, अगर तुम इस खेत को वापस लेना चाहते हो तो ले लो। मेरे पास जो बाकी की जमीन है मैं उस पर खेती कर लूंगी। वृंदा बिना किसी लड़ाई झगड़े के मधुर को उसका खेत वापस दे देती है और अपने बाकी की जमीनों पर खेती का काम चालू रखती है। मधुर के खेत में जो खेती चमत्कारी गाय की वजह से हुई थी, उस फसल की कटाई के बाद मधुर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब दोबारा वो उस जमीन पर खेती करने लगता है तो फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा अपनी चमत्कारी गाय से जिन खेतों में कार्य कर रही थी, उसमें सामान्य फसल से ज्यादा जल्दी फसल उत्पन्न हो रही थी। ये सब कुछ देखकर मधुर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। एक दिन मधुर खुद से बोलता है, हो न हो अम्मा के पास कोई न कोई ऐसी ताकत जरूर है कि वो जिस जमीन को हाथ लगाती है उसी में खेती होना शुरू हो जाता है। मुझे अम्मा पर नजर रखकर उसकी ताकत के बारे में पता लगाना होगा। एक बार अगर मुझे उनका राज पता चल गया फिर तो मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। इतना कहकर मधुर वृंदा पर नजर रखना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे वृंदा की चमत्कारी गाय का पता चल जाता है। एक रात जब वृंदा गहरी नींद में सोई हुई होती है, तभी मधुर चमत्कारी गाय को चुराने के इरादे से वृंदा के घर में चोरों की तरह दाखिल हो जाता है। वो आहिस्ता से खूंटी पर बनी हुई चमत्कारी गाय की रस्सी को खोलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। धीरे धीरे मधुर उस गाय को लेकर अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चमत्कारी गाय अब एक बहुत ही बड़े गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसे देखकर मधुर के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तभी वो बैल बोलता है, तुझे क्या लगा था कि तेरे जैसा लालची इंसान अपनी लालच को पूरा करने के लिए वृंदा के घर से मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा? देखो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वापस वहीं छोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे जैसे दुष्ट इंसान को कोई माफी नहीं मिलेगी। लालच के चलते तूने वृंदा से उसका खेत छीन लिया जिस पर उसने दिन रात मेहनत की। तेरे लिए तो वो जमीन बंजर थी ना, लेकिन उसे हरा भरा देखकर तूने उसे वृंदा से छीन लिया। सजा तो तुझे मिलकर रहेगी।
इतना कहकर वो बैल मधुर को उठाकर जोर जोर से पटकने लगता है। भागते भागते मधुर वापस से वृंदा के घर पहुंच जाता है। शोर की आवाज सुनकर वृंदा घर से बाहर आती है तो देखती है कि मधुर जख्मी हालत में घर के आंगन में गिरा हुआ है और हाथ जोड़कर बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं आपकी चमत्कारी गाय को चोरी चुपके आपसे दूर ले जा रहा था, लेकिन आपकी ये चमत्कारी गाय तो इस गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो गई और मुझे मारते मारते यहाँ तक लाई। मेरे मन में लालच आ गया था अम्मा, मैं भूल गया था कि जब मैं एक बार उस खेत को आपको दे दिया था तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया था। मुझे उसे आपसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। चमत्कारी गाय, इसे माफ कर दो, मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है। वृंदा के इतना